नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम इंडो ग्रीक शासकों यानी कि हिंद यूनानी शासकों की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मेनांडर की चर्चा की थी, जो इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक रहा। मेनांडर की चर्चा करते समय हमने मिलिंद पन्हु का भी जिक्र किया था। एक पुस्तक है मिलिंद पन्हु, जिसे हम मिलिंद के प्रश्न के नाम से जानते हैं, और इस पुस्तक के विषय में हमने यह भी चर्चा की थी कि मेनांडर के विषय में जितनी भी जानकारी उपलब्ध होती है उसकी सिक्कों और मिलिंद पन्हों से जानकारी इनको मिलती है। तो आज हम मिलिंद पन्हों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मिलिंद पन्हों से आपके लिए टिप्पणी बनने की संभावना है, बन सकती है, इसलिए मिलिंद पन्हों और उसके पश्चात यूनानियों का भारत में जो आक्रमण हुआ, या यूनानी जो भारत में कुछ समय के लिए उन्होंने अपना राज्य पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित किया, उसके क्या उद्देश्य थे और क्या उसके प्रभाव भारत के अंतर्गत हमको दिखाई देते हैं, इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिंद पन्ह की, जिसे हम मिलिंद के प्रश्न के नाम से जानते हैं। यह एक पुस्तक है जो पाली भाषा में लिखी हुई है। बौद्ध जो थे, बौद्ध धर्म का अधिकांश जो साहित्य है वो पाली भाषा में ही मिलता है, और यह भी एक बौद्ध ग्रंथ ही है। इस पुस्तक में यूनानी शासक मेनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका उल्लेख दिया गया है। यूनानी शासक जो इंडो ग्रीक शासक था मेनांडर, उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध आध्यात्म शास्त्र और बौद्ध दर्शन के विषय में अनेक सूक्ष्म प्रश्न पूछे। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मेनांडर के इन सूक्ष्म प्रश्नों का बड़े ही संतोषजनक तरीके से उत्तर दिया। उसके उत्तरों से प्रभावित होकर के और मेनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाए जाने के पश्चात मेनांडर ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। यहाँ पर हमको मिलिंद पन्हों से एक यह भी पता चलता है कि जो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने अंतिम जो मौर्य सम्राट था वृद्धरथ, उसकी हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र जो शुंग था, उस समय बौद्ध धर्म काफी प्रभावशाली हो गया था, और पुष्यमित्र शुंग ने पुनः ब्राह्मण धर्म को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया था। तो एक तरह से पुष्यमित्र शुंग जो शुंग थे वो ब्राह्मणवादी थे और ब्राह्मण धर्म को संरक्षण देते थे, इसलिए वे बौद्ध धर्म से एक तरह से शत्रुता रखते थे या द्वेष रखते थे। तो इस मिलिंद पन्हों से हमको ये पता चलता है कि शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं पर काफी अत्याचार किए थे, और उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर के, और जो मेनांडर की राजधानी थी साकल, वहां पर उसका दरबार लगता था। तो साकल जो दरबार था मेनांडर का, वो एक तरह से बौद्ध भिक्षुओं के लिए शरण स्थली बन गया था, आश्रय स्थल बन गया था। जो बौद्ध भिक्षु पुष्यमित्र शुंग के अत्याचारों से त्रस्त होकर वहीं पर जाते थे और वहीं पर शरण लेते थे, क्योंकि उस समय तक मेनांडर बौद्ध बन चुका था और उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। एक अन्य बौद्ध पुस्तक है दिव्यावतार। उससे हमको ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ये घोषणा की थी कि जो कोई व्यक्ति साकल के किसी भी बौद्ध भिक्षु का सिर काट करके उसे ला करके देगा, उसे 100 दिनार पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से इस पुस्तक से हमको ये पता चलता है कि मेनांडर ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, और पुष्यमित्र शुंग के अत्याचारों से त्रस्त होकर के अधिकांश बहुत सारे बौद्ध भिक्षु उसके साकल स्थित दरबार में शरण उन्होंने ली थी। तो यहाँ पर ये पुस्तक के विषय में आपसे टिप्पणी पूछी जाए तो आप इस प्रकार से टिप्पणी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि यूनानी जो आक्रमण हुए उसके क्या उद्देश्य रहे भारत में और उसके क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए, यूनानी आक्रमण की जब हम बात कर रहे हैं तो सिकंदर की चर्चा सबसे पहले आती है। हमने सिकंदर के आक्रमण के विषय में पढ़ा था। सिकंदर का आक्रमण हुआ पश्चिमोत्तर भारत में, कुछ क्षेत्र उसने विजित किए और उसके पश्चात वो वहां से लौट गया था। तो सिकंदर के आक्रमण का कोई स्थायी प्रभाव, बहुत अधिक राजनीतिक प्रभाव यहाँ पर भारत में देखने को हमको दिखाई नहीं देता है, परंतु उसके बाद आने वाले जो यूनानी थे
जिन्होंने लगभग 2 शताब्दियों तक भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर शासन किया और यहीं पर स्थायी रूप से बसे, उन्हें हम इंडो ग्रीक के रूप में जानते हैं। और इन शासकों के संदर्भ में सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह काल सांस्कृतिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो यूनानी संस्कृति ये अपने साथ लेकर के आए थे, उस यूनानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का इस समय में समन्वय हुआ, आपसी समन्वय हुआ। और एक तरह से देखा जाए तो जो यूनानी इन 200 वर्षों में जिन्होंने यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत में शासन किया था, वो भारतीय संस्कृति से घुल मिल गए और जो यूनानी प्रभाव हमको दिखाई देते हैं वो, या यूनानी संस्कृति के जो लक्षण थे वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए, आत्मसात हो गए और मुख्य धारा में विलीन हो गए। यह जो यूनानी लक्षण है जो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए, वो केवल पश्चिमोत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये क्या प्रभाव रहे, इसके विषय में हम अलग अलग संदर्भों में चर्चा करेंगे, अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु लेते हैं मुद्रा का, कि मुद्रा के क्षेत्र में क्या प्रभाव, यूनानी प्रभाव पड़ा। देखिए, जब यूनानी भारत में आए उस समय भारत में जो चांदी के सिक्के प्रचलन में थे वो तकनीकी रूप से इतने श्रेष्ठ नहीं थे, अर्थात बनावट की दृष्टि से वो अच्छे नहीं बनते थे। यहाँ पर चांदी के सिक्कों की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इस समय तक स्वर्ण सिक्के भारत में प्रचलित नहीं हुए थे। हमें ज्ञात है कि सोने के जो सिक्के हैं या स्वर्ण जो मुद्राएं हैं वो सर्वप्रथम कुषाणों के द्वारा यहाँ पर भारत में प्रचलित की गई थी और कुषाण अभी तक आए नहीं थे। तो चांदी के सिक्कों की इसलिए यहाँ बात कर रहे हैं कि चांदी के जो सिक्के थे वो तकनीकी दृष्टि से यानी कि बनावट की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं थे। और इसके साथ साथ भारतीय सिक्कों पर किसी प्रकार का नाम या तिथि आदि भी अंकित नहीं किया जाता था। तो जब यूनानी भारत में आए तो यूनानी मुद्राओं पर तिथि, नाम, उपाधि आदि अंकित होती थी और तकनीकी दृष्टि से भी वो श्रेष्ठ होते थे। भारतीयों ने इन यूनानियों की इस मुद्रा शैली को अपनाया, इस तकनीक को अपनाया और जो भारतीय सिक्के थे इनके प्रभाव के कारण से भारतीय सिक्कों में भी तकनीकी उन्नति हुई और तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ बनाए जाने लगे। इसके साथ साथ भारतीय सिक्कों पर शासक का नाम, उसकी उपाधि, उसकी तिथि आदि अंकित किए जाने लगे। तो यहाँ पर मुद्रा की दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ पर मुद्रा की संदर्भ में यूनानी प्रभाव हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जो भारत में लेखयुक्त सिक्के सर्वप्रथम प्रचलित हुए वो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा प्रचलित किए गए थे। यहाँ पर यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। तो यहाँ पर मुद्रा के क्षेत्र में आज हमने इसका प्रभाव देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आगे कला के क्षेत्र में यूनानियों का प्रभाव भारतीय कलाओं पर दिखाई देता है और इसके साथ साथ किस प्रकार से सांस्कृतिक समन्वय हुआ। इसकी चर्चा भी हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।